हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री अध्याय 3 है। 1783 से 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था, इतना तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। तो भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी क्या थी? तो क्या थी? ये यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते क्या करने लगी, ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों तक, यानी जो 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी और बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर क्या हो गया था, छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था और 1810 में क्या हो गया, यह आयात ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। तो जैसे जैसे व्यापार फैला, तो जो कंपनी के अफसर हैं, जो व्यावसायिक एजेंट हैं, तो नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे और समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान भी देने लगे। ध्यान देने के लिए मतलब कि अच्छे से ध्यान देने के लिए काम अपनी नौकरियां छोड़ दी और भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान क्या किए, उन्होंने नील के बागान लगा लिए और जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। अगर किसी के पास नील के पैदावार के लिए पैसा नहीं था, तो कंपनी और अलग अलग बैंक कर्जा देने के लिए भी तैयार थे। यहाँ देखिए ये चित्र, ये सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत बगावत का चित्र है और यह अगस्त से जनवरी तक का है, यानी 1791 का अगस्त 1791 का है। स्कूदोर्स्की का चित्र है। ये चित्र किसका है? स्कूदोर्स्की का चित्र है, उन्होंने बनाया है। ठीक है, उन्होंने इस चित्र को लिया है। देखिए किस प्रकार से सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत का चित्र बनाया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, ये 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। तो ये 18वीं सदी का है। उस समय ये 18वीं सदी में जब फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में, फ्रांसीसी जो बागान मालिक होते हैं, कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले जो अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को क्या किया, मार डाला। और 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेश में दास प्रथा समाप्त कर दी और इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। तो 1791 में क्या क्या, अफ्रीकी गुलाम ने बगावत पर उतर आए और इसके बाद उन्होंने जो बागान मालिक जो धनी बागान मालिक थे, उन लोग को मार डाला। और 1792 में क्या हुआ, फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा था उसको समाप्त कर दिया और इन घटनाओं की वजह से क्या हुआ, कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती क्या हो गई, ठप हो गई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि नील की खेती कैसे होती थी। जो नील की खेती होती है ना, तो उसको कैसे की जाती थी, कैसे होती थी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नील की खेती दो मुख्य तरीके थे, पहला नीच, दूसरा रेती। नीच खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। जो जो नीच खेती की व्यवस्था थी, तो नीच खेती में क्या होते थे, बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वो अपना ज़मीन, या तो क्या करते, ज़मीन खरीद लेते थे या किसी दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। ठीक है, निज खेती की समस्याएं क्या थी? तो बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी और नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी और यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेती उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी?
उन्होंने क्या हुआ, नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। मतलब कि जो नील की फैक्ट्री होती थी ना, तो उसके इर्द गिर्द ही नील की खेती की जाती थी। और बहुत सारे जो ज़मींदार थे, जो फैक्ट्री के लोग थे, उन्होंने क्या कि वहाँ के किसानों को हटवा दिया और इससे क्या हो गया, टकराव और तनाव पैदा हो गया। ठीक है। और मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। तो मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। और मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। जब किसान धान की खेती में व्यस्त होते थे, उसी समय नील की खेती के लिए भी किसानों की ज़रूरत होती थी। इस प्रकार से मज़दूरों का मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। अब देखेंगे फ्रेंड कि गुलाम होता क्या है। यानी गुलाम ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है, जो ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी का संपत्ति होता है और गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती है। तो जो गुलाम होता है ना, उसके पास कोई आज़ादी नहीं होती है। उसे अपने मालिक के लिए क्या होता है, केवल काम करना होता है। अब देखेंगे बड़े पैमाने पर नीज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है, तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती थी। यानी हलों को खरीदना और उनका रख-रखाव एक बड़ी समस्या थी और किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी, उसी समय किसानों को हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। जिस समय नील वालों क्या कहते हैं, नील की खेती करवाने वालों को मज़दूरों की ज़रूरत होती थी, उसी समय चावल की भी खेती की जाती थी, उसमें मज़दूर व्यस्त होते थे। उसका हल बैल उसी में व्यस्त होता था। और 19वीं सदी के आखिर तक क्या हुआ, बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। तो बाकी सारा जमीन जो था ना, रैयती व्यवस्था के अंतर्गत था। और नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। अब देखेंगे बीघा होता क्या है? ज़मीन का एक माप होता है। जो ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग-अलग होता था। तो जो ब्रिटिश शासन से पहले क्या होता था, जो बीघा है ना, उसका आकार अलग-अलग होता था। बंगाल में अंग्रेज़ों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। तो जो बंगाल है ना, वहाँ पर अंग्रेज़ों ने इसका क्षेत्रफल कैसे तय किया? 1/3 एकड़ तय कर दिया था। 1/3 एकड़ तय कर दिया था। अब रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। अगर रैयती व्यवस्था होती थी, तो उसमें उसके तहत क्या होता था, जो बागान मालिक होते थे ना, वो रैयत के साथ एक अनुबंध यानी सट्टा करते थे। ठीक है। उनसे क्या करते थे, सट्टा करते थे। और कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। जो अनुबंध पर अगर दस्तखत कर देते थे, जो सट्टा पर दस्तखत कर देते थे, तो उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर ही बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। और कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। उसको 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। अब बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी, तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। देखिए फ्रेंड्स, ये नील की कटाई की जा रही है, केवल पुरुषों द्वारा कटाई जा रही है। ठीक है। ये केवल अधिकांश पुरुष लोग ही काटते थे। यहाँ पर देखिए खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधे हैं, जो खेतों से किस प्रकार से नील के पौधे को गठरी में बांधकर ला रहे हैं। ठीक है। अब देखेंगे नील का उत्पादन कैसे होता था।
एक क्या है, किण्वन हौद है, और इधर में क्या है, बीटर वाट यानी हौद। ठीक है, तो ये देखिए नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना विलियम सिम्पसन का चित्र है, 1863 में लिया गया है। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्री के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वैट्स यानी हौद में पहुंचा दिया जाता था। ठीक है, रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव को एक हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। तो दूसरा हौद जो होता था ना, वो ठीक पहले हौद के नीचे होता था। ठीक है, तो क्या होता था, जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव में बुलबुले उठने लगते थे और फिर क्या होता था, अब सड़ गया वो पत्तियाँ, उन सारे पत्तियों को क्या करते थे, निकाल देते थे और द्रव को एक और हौद में क्या करते थे, छान दिया जाता था। और जो दूसरा हौद होता था ना, वो पहले हौद के ठीक नीचे होता था। ठीक है, यानी दूसरे हौद बीटर वाट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था। अब पैडलों से क्या करते थे, खंगाला जाता था। जब यह द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता था, जब ये हरा से नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। उस हौद में क्या होता था, फिर से चूने का पानी डाल दिया जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी, तो धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ जमने लगती थी और ऊपर साफ द्रव निकल जाता, ऊपर में साफ द्रव निकल जाता था। द्रव को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद यानी नील की लुगदी को दूसरे कुंड यानी निर्धारण कुंड में डाल दिया जाता था और इसके बाद उसे निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। देखिए किस प्रकार से बिक्री के लिए सुखा दिया गया है। और यहाँ पर एक हौद में हिलाने वाला मजदूर खड़ा है। यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में खड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा है और इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़ा रहना पड़ता था। वाट क्या होता है, एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र होता है। वाट मतलब एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लोग खड़े हैं, बिक्री के लिए नील तैयार है और यहाँ आप उत्पादन की आखिरी व्यवस्था को देख सकते हैं और दबाकर सांचों में डाल दी जाती है। किस प्रकार से सांचा है उसमें दबाकर डाल दिया जाता था और देखिए किस प्रकार से है ना, लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं और पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर उन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। देखिए लुगदी को काटकर उस पर मोहर लगा रहे हैं। ठीक है, मोहर लगा रहे हैं और उसके जो पीछे हैं नील सुखाने के लिए ले जा रहे हैं, यानी जो टुकड़ा है उसको सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी यह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी। तो उसकी जड़ें क्या होती थी, बहुत गहरी होती थी और वो मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती। यानी जो नील की खेती होती थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व लेती थी और दूसरे फसल उसमें उस खेत में कम ही उत्पादन हो पाते थे। इसके चलते किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता था। फिर क्या हुआ, नील विद्रोह और उसके बाद यानी मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। ठीक है, तो बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिक को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार हो गया, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगी। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए
काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। जो बागान मालिक है तो उसका काम करने के लिए काम करने वाले जो होते थे वो सामाजिक बहिष्कार कर दिया। काम करने वालों को क्या किया? काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। इसके बाद बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता, जो बागान मालिकों की तरफ से जो आने वाले क्या कहते हैं लगान वसूली के लिए जो आने वाला गुमास्ता था, यानी एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों को यानी बागान मालिकों की लाठियालों यानी लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली। नील की किसान जो थे ना वो चुप बैठने को तैयार नहीं थे। और क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली, इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बागान में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं से नील की अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी और कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए क्या क्या खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। और जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे क्या करते थे, जमीन ले लेते थे। और नील के किसानों को भी क्या होता ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। लेकिन 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे में डरी हुई थी। अब जब नील की खेती वाले जिलों थे, एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले एडन ने एक नोटिस जारी किया कि जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के जो रैयत है उसको नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे और उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जब ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे तो उसकी जो कार्रवाई थी ना उसको किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। यहाँ देखेंगे स्रोत 2 में नील के गांव का एक गीत है। संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते हैं। इस तरह के गीतों से हमें उनकी भावना का पता चलता है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते थे। इनमें से एक गीत इस प्रकार है। मौला हाथी के बागान मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी हैं। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नावों के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रैयत तैयार हैं, वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। अब वे बिना लठियालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। इस प्रकार से लोग अलग अलग जगह पर अपना दुख भरी गान को गाते थे। ठीक है। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील की जिलों की ओर चल पड़े। जैसे जैसे विद्रोह फैला, जो कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग थे वो लोग भी नील जिलों की तरफ चल पड़े और उन्होंने रैयतों की जो दुर्दशा थी, बागान मालिकों की ज़बरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी और नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती के लिए उनका आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया और इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने
उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखते हुए यानी देखने का न्योता दिया, यानी चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। और 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। स्रोत 3 में देखिए, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की कि हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। WS सीटनकार, नील आयोग के अध्यक्ष, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं। श्री साले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने के बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, परंतु नील नहीं उगाऊँगा। इस प्रकार से एक दूसरे हाजी मुल्ला और चांदपुर जो थाना हरदी के एक नील काश्तकार है, वो दोनों के बीच में सवाल जवाब हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुई और मेरी उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। ये चैप्टर केवल रीड करने का मतलब ये नहीं है कि केवल रीड कर रहे हैं। इससे आप लोग को फ़ायदा होगी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ नहीं पाते हैं, बुक लेकर पढ़ नहीं पाते हैं, वो लोग सुनकर भी इसको अच्छा से समझ सकते हैं। अगर ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर मिलेंगे दूसरा चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।